आप सभी को नमस्ते। और आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का अंतिम पाठ है वैश्वीकरण। इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड, जिसमें वैश्वीकरण पाठ से 1 नंबर का 1 प्रश्न, 3 नंबर का 2 प्रश्न, 5 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। 1 नंबर का प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वैश्वीकरण को मजबूत बनाने में सहायक है सूचना और प्रौद्योगिकी। आज त्वरित जानकारी का माध्यम है इंटरनेट। वैश्वीकरण की मुख्य विशेषता है, ये जितना है चारों हैं। नई आर्थिक नीति के घटक हैं उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण। फिर वैश्वीकरण से किसके जीवन में सुधार हुआ? तो सभी लोगों के जीवन में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वैश्वीकरण से शहरी क्षेत्र में धनी वर्गों को लाभ हुआ। वैश्वीकरण के कारण श्रमिकों का रोजगार सुनिश्चित नहीं है। भारत सरकार ने सन 1991 में आर्थिक नीति में बदलाव किया। वैश्वीकरण से सर्वाधिक बुरा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा है। वैश्वीकरण से उपभोक्तावाद बढ़ा है। उचित संबंध, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी, स्थानीय कंपनी का अधिग्रहण, विदेशी व्यापार, दूसरे देशों से माल बेचना। वैश्वीकरण का प्रभाव, सूचना तंत्र का विकास, बैंकों की कार्यप्रणाली बदली। आरटीजीएस के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटे उत्पादकों से सस्ते दरों पर खरीदती है, कपड़ा, जूते, चप्पल, खेल का सामान। विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स है, इंफोसिस है और डेनबेक्सी। आईसीटी ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है, कॉल सेंटर। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है, मोटर गाड़ियाँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इसके बाद 3 नंबर का प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? 2 बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम बताइए। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो एक से अधिक देशों में वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती है। इसमें है एलाइट, साइनामिड, शेवरॉन, डुपोट। इसके उदाहरण हैं। उदारीकरण को समझाइए। विदेशी व्यापार और निवेश पर से अवरोध और प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण की नीति के कारण उत्पादक स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। उत्पादकों पर सरकार का नियंत्रण कम हो जाता है। वे उत्पादन, प्रक्रिया, विक्रय सभी मामलों में स्वतः निर्णय ले सकते हैं। इसे ही उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण की प्रक्रिया में किन चीज़ों का प्रवाह देखा जाता है? तो जिन चीज़ों का प्रवाह देखा जाता है निम्न है। व्यापार प्रवाह, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। पूंजी प्रवाह, विकसित देश से अन्य देशों में। और श्रम प्रवाह, सभी देशों में। वैश्वीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। भारतीय कंपनी को उभरने का अवसर मिला है। सेवा प्रदत्त कंपनियों को नए अवसर प्राप्त हुए हैं। उत्पादकों व श्रमिकों के लिए चुनौती उत्पन्न हुई हैं और प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे निर्माताओं को नुकसान हुआ है। फिर प्रश्न है, श्रम कानून में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? श्रम कानूनों में लचीलापन होने से कम पारिश्रमिक पर अधिक काम मजदूरों से लिया जाता है। माल की उत्पादन लागत कम होने के कारण कंपनियों को माल सस्ते मिल जाता है। कंपनियां सस्ते माल पर अधिक लाभ कमा लेती है, यद्यपि इससे मजदूरों का आर्थिक नुकसान अधिक होता है। फिर प्रश्न है, व्यापार व निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया को कैसे सहायता पहुंचाता है? तो व्यापार व निवेश नीतियों के उदारीकरण के कारण आयात निर्यात सुगम हो जाता है, विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन मिलता है, उत्पादकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिल जाती है। इससे वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। विदेशी कंपनियां एक दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित होती है। छठवां है, वैश्वीकरण से छोटे उत्पादकों को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो वैश्वीकरण के कारण छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते। उन्हें अपने श्रमिकों को कम लागत पर रखकर माल कंपनी को सस्ते दरों पर उपलब्ध कराना पड़ता है। श्रमिकों को स्थायी तौर पर रखने से इनकी मजदूरी बढ़ती है, इसलिए अस्थायी रोजगार देना पड़ता है। छोटे उत्पादकों को के कच्चा माल, श्रमिक और प्रतिस्पर्धा सभी चुनौतियां एक साथ उत्पन्न हो रही है। फिर प्रश्न है, वैश्वीकरण ने श्रमिकों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया? तो वैश्वीकरण के कारण नियोक्ता स्थायी श्रमिक नहीं रखते। श्रमिकों को रोजगार अब निश्चित नहीं है। श्रम लागत में कटौती के चलते श्रमिकों को मजदूरी भी कभी कभी कम दी जाती है। लघु उद्योगों के श्रमिक एक विशिष्ट उत्पादन कार्य के बाद बेरोजगारी की मार झेलने लगते हैं।
प्रश्न है आयात व निर्यात कर में अंतर लिखें। तो जो वस्तुएं दूसरे देशों से व्यापारिक उद्देश्य से मंगाई जाती है उन वस्तुओं पर यदि सरकार द्वारा कोई कर लगाया जाता है तो आयात कर। भारत में यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। किसी भी तरह के उत्पादों को बाहर के किसी देश को बेचने के लिए लगाया जाता है तो वो कर कहलाता है निर्यात कर। बाजार शब्द से क्या आशय है? प्रश्न है बाजार शब्द से आशय उस स्थान से है जहाँ वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता दोनों परस्पर सौदा करने के लिए एकत्र होते हैं। संक्षेप में जहाँ वस्तुओं की खरीदी बिक्री के लिए क्रेता व विक्रेता इकट्ठे होते हैं उसे बाजार कहा जाता है। हम अपने आसपास ही इसका उदाहरण देख सकते हैं। प्रश्न है मॉल व शॉपिंग मॉल क्या है? तो शहरों में एक ही छत के नीचे उपभोक्ता को सारी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस प्रकार एक विशालकाय दुकानों का सृजन हो जाता है। इसे मॉल अथवा शॉपिंग मॉल कहते हैं। यह उपभोक्ताओं को बहुत आकर्षित करता है क्योंकि वस्तु की गुणवत्ता एवं आकर्षक उपहारों को उसमें शामिल किया जाता है जो उन्हें संतुष्टि प्रदान करता है। आज सभी बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल बन गए हैं। फिर है 5 नंबर का प्रश्न, जिसमें पहला है वैश्वीकरण का सर्वाधिक दुष्परिणाम भारत में किस पर पड़ रहा है अथवा वैश्वीकरण से क्या आशय है? भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे देश से जोड़कर देखना। वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं जो कुछ नकारात्मक। यहाँ हम वैश्वीकरण का भारत में पड़ने वाले दुष्परिणाम को निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला, सस्ती दर पर कारीगरों से माल लिया जाता है जिससे कारीगर गरीब और कंपनी माला माल हो रही है। दूसरा, प्रतिस्पर्धा ने कुशलता को किनारे कर दिया है। प्रतिस्पर्धा के चलते गुणवत्ता युक्त सामान नहीं मिल पा रहा। प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे निर्माताओं को कड़ी टक्कर मिल रही है व मार पड़ रही है। खिलौने, टायर, डेयरी उद्योग, खाद्य तेल उद्योग इसके उदाहरण हैं। फिर है विदेशी व्यापार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नियंत्रण में चला गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनी लाभ अधिक करने के लिए सस्ती वस्तुएं खोजती है और सफल होकर विदेशी व्यापार पर नियंत्रण स्थापित कर लेती हैं। फिर है औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण असंतुलित हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दिल्ली दुनिया के प्रदूषित शहरों में से एक। दिल्ली की हवा में PM 2.5 मानक का कण 122 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है जिसका सामान्य स्तर 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर औद्योगिकरण के कारण बीमारी बढ़ रही है। घने जंगलों को काटकर सड़क बनाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी हो रही है। भूमि का जल स्तर घट रहा है। जल जीवन कृषि सभी प्रभावित हो रहे हैं। धन कुछ लोगों तक ही केंद्रित हो रहा है। फिर प्रश्न है आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे को जोड़ती हैं? तो हमारे आसपास कई चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे को जोड़ती हैं। सबसे पहला टेलीविज़न। टीवी के माध्यम से देश भर में हो रही गतिविधियों व घटनाओं का सीधे त्वरित प्रसारण देख सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट के जरिए दुनिया भर की चीज़ों के बारे में तुरंत पता चल जाता है। फिर खान पान। हमारे खान पान से भी हम दूसरे देश से जुड़कर रहें, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, चाउमीन आदि। फिर अस्पताल। बहुत से देशों के मरीज इलाज के लिए भारत आते हैं क्योंकि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ तुलनात्मक रूप से बेहतर व सस्ता इलाज संभव है। फिर पढ़ाई। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे देशों की शिक्षा संस्थाओं या विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु आना जाना करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पढ़ाई के लिए भारत से प्रति वर्ष विदेश जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2.5 से 3 लाख बताई जाती है। फिर है पर्यटन। लोग घूमने फिरने के लिए विभिन्न देशों की यात्राएं करते हैं। बस्तर का चित्रकूट जलप्रपात, कवर्धा का भोरमदेव मंदिर ऐसे दार्शनिक स्थल हैं जहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसी प्रकार हमारे देश के लोग पर्यटन के सिलसिले में इंडोनेशिया, मलाया, थाईलैंड आदि देशों की यात्रा करते हैं। प्रश्न है उदारीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी का विवरण दीजिए। विदेशी व्यापार और निवेश पर से आर्थिक प्रतिबंध हटाना उदारीकरण कहलाता है। उत्पादकों पर सरकार का नियंत्रण कम हो जाता है। उत्पादन प्रक्रिया और विक्रय सभी पर उत्पादकों का निर्णय उदारीकरण कहलाता है। आज बहुराष्ट्रीय कंपनी का युग है। बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनी है जो एक से अधिक देशों में
वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती है। इनके द्वारा उत्पादन के लिए कच्चे माल की तलाश पूरे विश्व में की जाती है तथा प्राप्त उत्पाद की विश्व स्तर पर बिक्री की जाती है। बहुराष्ट्रीय अपने हित को ध्यान देते हैं। वे प्रायः उस देशों में अपनी इकाई लगाने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलता हो और सस्ते दरों पर श्रमिक उपलब्ध हों। जिन देशों में सरकारी नीति लचीली होती है वहीं ये अपना कंपनी लगाने को प्राथमिकता देते हैं। इनके पास विशाल पूंजी होती है। जब किसी देश में पूंजी निवेश करते हैं तो अपने साथ नवीन तकनीक भी लाते हैं। इन तकनीकों की मदद से उनकी उत्पादन शक्ति बहुत होती है और ये वस्तुओं के नवीनतम मॉडल बाजार में प्रस्तुत करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में लाफार्ज है, फोर्ड स्कॉट है, साइनामिड है, एलाइड आदि इसके नाम हैं। तो ये तो था 10वीं सामाजिक विज्ञान का अंतिम पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। और इस प्रकार से 10वीं का मैंने सब पाठ का प्रश्न उत्तर डाल दिया है। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई है। 17 को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक और अब मुझे इजाज़त दीजिए।